तो इसमें ना एक बहुत ही मतलब मेरा इन दिनों जब मैं ऑब्जर्वेशन देख रहा था तो बड़ा क्वेश्चन बन के आ रहा था कि अरागची जो हैं ईरान के विदेश मंत्री, उनकी यात्रा पाकिस्तान हो रही है, ओमान हो रही है, चाइना हो रही है, रशिया हो रही है। आज भी मैं ताजा अपडेट देख रहा था तो वो चाइना की यात्रा पर हैं, वांग वी से मिले हैं। एक बहुत ही मतलब बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि क्यों उन्होंने इंडिया आना अभी तक ठीक नहीं समझा। मतलब क्या लगता है आपको? इस पे एक ओपन कन्वर्सेशन मैं चाहता हूँ, मतलब क्या है ऐसा? मैं ये कहूँगा इसमें कि आपकी बात सही है कि वो भारत नहीं आए, लेकिन उनका जो उद्देश्य थे, जिस ऑब्जेक्टिव से वो वहाँ गए, पाकिस्तान नेचुरल, क्योंकि वो मीडिएटर की रोल निभा रहा है और वो अपने ड्राफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। ओमान वो गए बड़ी इंटरेस्टिंगली, क्योंकि जैसा कि हम जहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसा मालूम है, ये दोनों ओमान और ईरान के टेरिटोरियल वाटर में आती है। तो ईरान की कोशिश मेरी समझ में जो है वो ये थी कि क्योंकि वो टैक्स लगाना चाहते थे, तो वो ओमान के साथ उन्होंने प्रपोजल ये दिया कि भाई आप भी शेयर करो, हम भी बांट लेंगे आपस में मिलके एक दूसरे के साथ। तो वो उनका उसका एक ऑब्जेक्टिव था, और ओमान एक रोल भी अदा करता रहा है मीडिएशन में यूनिवर्सली। एक तो उनका ये कारण था। रूस और चीन की जो यात्रा है उनकी, वो थी मेरे विचार से कि उनका अपना सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया ईरान। तो वहां से उनको मिला भी, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की प्रेसिडेंट ट्रंप को और ऑफर भी दिया। उन्होंने 2-3 ऑफर दिए। एक ऑफर दिया कि भाई मैं इनका जो फिसाइल मटेरियल है 60% एनरिच्ड है, उसको मैं रूस ले लेगा अपने पास में, तो रूस को फायदा हो रहा था उसमें। और उन्होंने तो इस जो आइसोलेशन था उनका, वो उनका खत्म किया। प्रेसिडेंट ट्रंप खैर बहुत समझदार इस बार निकले कि उन्होंने जो साफ कह दिया कि भाई आप यूक्रेन को संभालो, ईरान को मैं संभाल लूंगा, क्योंकि उनको दिखा कि अगर पुतिन यहाँ पे मध्यस्थता करने में आ गए तो उनका रोल जो है कट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, और पाकिस्तान जैसा कि हम जानते हैं कि जो वो कहते हैं वो उस तरह की रिक्वेस्ट कर देता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि अभी जो ऑपरेशन उन्होंने रोक दिया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप रोक दीजिए क्योंकि समझौता होने वाला है, तो उन्होंने वो रोक दिया। तो वो पाकिस्तान बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। लेकिन सर, इंडियन जब न्यूज़ इसको पढ़ते हैं ना, तो ये कवर थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ये भारत के पक्ष में तो नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि जब आप इतनी अच्छी पोजीशन रखते हो, इंडियन ओशन में आपको इतना बड़ा कोस्ट लाइन मिला हुआ है, जीसीसी में आपका बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है, बड़े रेमिटेंसेस मिलते हैं, बढ़िया एक्सपोर्ट है, उसके बावजूद भी ईरान आपको कंसीडर नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ दिग्गजों का कहना है एक दिन आएगा जब ईरान खुद चल के भारत आएगा कि आप ही बचाओ। ये बहुत फोरसाइटेड सीन है, लेकिन इसमें आपका मतलब मैं जानना चाहता हूँ कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इसको इस प्रकार देखता हूँ कि पहली बात, ईरान की आज की तारीख में प्रायोरिटी क्या है। स्टार्ट होता है प्रायोरिटी से। प्रायोरिटी उनकी ये है कि ये युद्ध उनको भी सूट नहीं करता है, अमेरिका को भी सूट नहीं करता है, ये ख़त्म हो। तो इसीलिए पाकिस्तान तो एक वो बन गया है मध्यस्तर जो कर रहा है, वो क्या उसका नतीजा होगा वो वक्त बताएगा। ओमान का बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला मैं सही मानता हूँ, क्योंकि वो उनका एक ट्रस्टेड पार्टनर था, जिसमें पहले वहाँ उस वेन्यू पे टॉक्स हो रही थी न्यूक्लियर वाली। और रशिया में और चाइना में उनका इंटरेस्ट ये है क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और उनके साथ मतलब इस वॉर में भी काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि जैसे सैटेलाइट इमेजरीज हैं, सैटेलाइट की है, कुछ ड्रोन्स मिले हैं, मैन पैड इक्विपमेंट मिला है जो एयर डिफेंस के लिए, तो कुछ मिलिट्री वो भी मिली है इनको। और देखिए, बॉर्डर्स भी उनके थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से एक तरफ चाइना हो जाता है और थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रशिया से हो जाता है, और ये इनके काफ़ी ट्रेडिशनल टाइज हैं। क्या भारत के साथ टाइज हैं? बिल्कुल है। भारत के साथ भी हिस्टोरिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री सारे टाइज हैं, लेकिन अभी उनको पता है कि मैं भारत में जाके अचीव क्या करूँगा। अगर अभी वो आते भी हैं तो क्या भारत इस युद्ध में कुछ परिवर्तन ला सकता है मध्यस्थता में? चीन का लेवरेज है, नहीं मेरा इसमें है, रशिया का लेवरेज है। अब भारत का देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कल भी स्टेटमेंट दिया था जब ये फुजैरा के ऊपर अटैक हुआ है, वो बिल्कुल गलत अटैक उन्होंने किया है, कि उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने कंडम किया है, और उसमें ये भी क्लियरली बोला है कि नो वन शुड हैव राइट्स टू डू ऑल दिस किसी कंट्री के ऊपर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला होना चाहिए, वो इंटरनेशनल फ्री शिपिंग लेने किसी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बड़े दो अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन क्या अभी ईरान को देखिए, फिर दूसरा एक और शाहबार पोर्ट पे लास्ट टाइम हमने बजट अलॉटमेंट कुछ नहीं किया है।
वो भी एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम तो नॉर्थ साउथ वो कॉरिडोर की बात कर रहे थे थ्रू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स राइट अप टू चाइना। तो भारत का जो रोल है ना अभी, और खासकर देखिए आईमैक कॉरिडोर भी है, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। ईरान इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है आईमैक कॉरिडोर, क्योंकि फिर तो ये इस इलाके में आप देखिए कितना ट्रेड हो जाएगा। सऊदी अरेबिया तो बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बन जाएगा ये सारा ट्रेड का, और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इनके रिलेशनशिप ईरान इसके थ्रू भी अच्छे हो जाएंगे, किसके थ्रू, इजराइल के साथ, ये सारी कंट्रीज के। और फिर I2U2 है ही अपना। तो ये चीज़ें ना ईरान को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो इंडिया का जो रोल है, अच्छा रोल है, ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है, लेकिन आज ईरान भी इसको एनालिसिस कर रहा है। वो भी इंडिया को अलग स्थल नहीं करना चाहता है, इंडिया को रखना चाहता है, इंडिया से बातचीत कर रहा है। जयशंकर साहब की बात हुई है, अरागची से कई बार फोन पे बात हुई है, लेकिन अभी टॉप प्रायोरिटी है इस युद्ध में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने मेन रोल प्ले किया ईरान और यूएस की जंग रुकवाने में। उस वक्त इंडिया की जो मीडिया था, गोदी मीडिया, वहाँ वो बड़के मार रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रोल प्ले कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान धोखा देगा, कभी ईरान को धोखा देगा, कभी अमेरिका को धोखा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। और अब इंडियन मीडिया जो है, अब उनके जो इंडियन मीडिया है उस पर बैठ के वो लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने क्यों नहीं किया, इंडिया क्यों नहीं, इंडिया ने क्यों नहीं रोल प्ले किया, इंडिया ईरान क्यों नहीं आ रहा। ईरान जो है वो रशिया जा रहा है, वो चाइना जा रहा है, इराक और ओमान जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, इंडिया क्यों नहीं, इंडिया कहाँ रह गया, पाकिस्तान एक पावर बनता जा रहा है, हम पीछे रह गए। ये गोदी मीडिया की चीज़ें आप सुने और इंजॉय करें। रोकने के लिए इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो उनके दिमाग में आता होगा। और देखिए फिर IRGC मैं जब अफगानिस्तान में डिप्लॉयड था, मैं वहाँ पर जो ईरानियन DA था वो फ्रैंकली वो IRGC वाला था। और उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही, मैंने तो देखा था IRGC डोमिनेटेड है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, उनका कर्नल था, मैं उस समय ब्रिगेडियर था, मेरे को बोलता है आपकी टॉप लीडरशिप ऑफ इंडिया के लिए ये मैसेज है और आप कन्वे करो। मैंने कहा यार आई बड़ा एम्बेसडर, और आपका भी एम्बेसडर टू एम्बेसडर करो। बोलता है हमारे सुप्रीम लीडर से ये मैसेज आया है, एम्बेसडर वगैरह को हम बिल्कुल नहीं कंसिडर करते हैं, ना हमारे एम्बेसडर को पता है, आप भी अपने एम्बेसडर को नहीं बताना और वो भेजो। एनीवे मैं तो एक इंडियन सिस्टम फॉलो करूँगा, मैंने अपने एम्बेसडर को बताया और उन्होंने भी, और मैंने भी अपने रिपोर्ट्स भेजे कि ये प्रपोजल आया हुआ है। तो कहने का मतलब है IRGC डोमिनेटेड है और अरागची वही करेगा जो IRGC बोलेगी। मतलब IRGC ऑपरेट कैसे करता है? मतलब आप डिफेंस पर्सनल हैं और आपने जैसे अपना अफगानिस्तान का वो बताया, आपसे भी मैं अनुभव जानूंगा, ऑपरेट कैसे करता है? मतलब हम लोग जैसे सेना देखते हैं वैसे आतंकी समूह है कि सेना है, क्या है वो, मतलब किस तरह से उसे देखा जाए? IRGC बिल्कुल सेना नहीं है टेक्निकली। ये ईरान एक ऐसा देश है, देखिए IRGC खड़ी की गई थी, ये ईरानियन जब ये रिवोल्यूशन हुआ था 1979 का, ये बेसिकली वो एलिमेंट्स थे जो उस समय ये जो रेवोल्यूशनरीज के साथ जुड़ गए थे, खोमेनी के साथ तब, और ये सारे उनके साथ जुड़ चुके थे। तो बेसिकली एक रेवोल्यूशन आया था ईरान में, वो हमें हिस्टोरिकली पता है। उनकी सेना तब भी थी और आज भी सेना है। प्रॉपर ईरान की एक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन उनको बैकग्राउंड में रिलीगेट कर दिया। ये विश्व में एक अनोखा देश है जहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक उनकी प्रॉपर आर्म फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज का नाम ही आज कोई नहीं लेता है, लेकिन IRGC का नाम सब लेते हैं। तो IRGC के बेसिक फंडामेंटल क्या था, इनके फंडामेंटल ये थे, इन्होंने स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। जैसे एक तो आपका ये था बसीज फोर्स, ये है इंटरनल सप्रेशन को लिए, कंट्री के अंदर कोई भी आवाज़ उठाए गवर्नमेंट के खिलाफ उसको क्रश करो। और वो इन्होंने किया बहुत सक्सेसफुली, जो भी हुआ था जनवरी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, बसीज फोर्स है। फिर एक है कुद फोर्स खड़ी हो गई थी 1979 से, ठीक है। और आज जो इनका वो ये बंदा है IRGC का हेड, वो फाउंडर इसका था कुड फोर्स का। तो कुड फोर्स का भी बेसिकली ये था कि प्रॉक्सीज खड़े करो, जो सारे प्रॉक्सीज हैं, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ा हुआ ईरान की। हम बात करते हैं ना वो यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस की, यहाँ पर ईरान के पास भी तो बेसिस है। ये आप देखिए लेबनान एक कैसी पीस लविंग कंट्री थी, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, उसको इन्होंने पूरा मॉडर्नाइज कर दिया, वो मतलब रेवोल्यूशनाइज करके वहाँ शिया पॉपुलेशन भेज के, और वो वहाँ सिस्टम ही चेंज कर दिया। मतलब उधर भी एक लेबनीज आर्मी है
और एक हाँ, हिजबुल्लाह है। बिल्कुल है। ओके, सुपीरियर कौन है? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह। लेबनान आर्मी डिफंक्ट है। इसी प्रकार ईरान में IRGC के साथ, तो इनकी नेवी अलग है, आप देख लिए। IRGC की नेवी, IRGC के एयरफोर्स अलग है, एयर डिफेंस अलग है, और इनके पास स्ट्रेटेजिक एरो सिस्टम्स हैं। ये मतलब इसमें मिसाइल्स और ये जो ड्रोन्स हैं, ये इनकी IRGC के पास है। तो सारी लेवरेज है। बेसिक इनके दो मुद्दे हैं, प्रॉक्सीज, रिजीम सर्वाइवल, मेन तो रिजीम सर्वाइवल है, और तीसरा है ये जो इंटरनल सेपरेशन करना और फौरन उसको काउंटर करना। अब ये क्या है कि कन्वर्स कैसे हो रहे हैं? देखिए, एक है आइडियोलॉजिकल लीडरशिप, जिसमें ये खोमेनी और ये सब आ जाते हैं। रिलीजियस आइडियोलॉजी, तो ईरान की IRGC ने ये देखा है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि प्ले दी रिलीजियस कार्ड, पैलेस्टीन कार्ड और शिया कार्ड और सारे कार्ड, और कंट्रोल किसके पास है? IRGC के पास। तो ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया है जो मेरे साथ खुद हुआ था, जब उनके वो DA ने मेरे को बोला, और वो ऐसे जब मेरे को प्रपोजल देता था कि जो एज अ इंडियन DA मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा कि कैन आई स्पीक दिस, बट ही इज टू टेल मी लेट्स इंडिया आर्मी यहाँ लेके आइए, यहाँ करते हैं, हम ये करते हैं, पाकिस्तान को ठोके, मतलब क्या क्या वो देता था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट दिस प्रपोजल तो ही क्लियरली सेड हमारी तरफ एम्बेसडर डिस्कार्डेड। तो अराक्ची इज जस्ट अ स्पोक्समैन ऑफ IRGC। तो अराक्ची चाहेंगे भी भारत के साथ, लेकिन मेरे को लगता है उनका जो कंट्रोल है वो IRGC के हाथों में है। और शायद IRGC की और आसिम मुनीर की जो एक, देखिए वो ISI में रहा है और आर्मी चीफ रहा है, तो उसकी लेवरेज उनके साथ ज़्यादा है। तो आज ये जो चल रहा है ये कहीं भारत के हित के भी खिलाफ हो सकता है, जो प्रॉक्सिमिटी अभी IRGC और पाकिस्तान आर्मी की बढ़ती जा रही है। और पहले जो भी था, एटलीस्ट जो खोमेनी थे या जो भी था, उनका थोड़ा कमांड कंट्रोल था, मतलब थोड़ा एक उनका इन्फ्लुएंस था। आज की तारीख में जो इनपुट्स आ रहे हैं, मेरे को लगता है टोटली IRGC डोमिनेटेड है। आप इनके स्टेटमेंट देखिए, पेजेस्कियान के देखिए या अराक्ची के, वो तो बड़े ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, मतलब वो भी सोच समझ के वो दे रहे हैं। ऑल दीज आर IRGC डोमिनेटेड। और मुस्तफा का तो किसी को पता ही नहीं है whether he is alive or dead, जो भी आते हैं वो IRGC से। तो IRGC की जो एक मैकेनिज्म है, आर्म फोर्सेज उनकी नंबर 2 बैकग्राउंड में है, IRGC की पूरी वो है। और कल मैं जब फौजी बोलूँगा कि मेरे सामने एक और वो नई फौज खड़ी कर दो, फौज फिर सवाल उठाएगी ना। तो वहाँ देखिए, ये भी हमको एक चीज़ सोचनी चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है, क्या IRGC के अंदर फ्रिक्शन नहीं है? क्या IRGC और आर्मी के अंदर फ्रिक्शन नहीं है? पक्का होगी। आज आप देखिए इनके जितने भी IRGC लीडर्स हैं, उनकी उम्र क्या है? 68, 70। अरे हर देश में आर्म फोर्सेस वाले 60 पे रिटायर हो जाते हैं। तो एक ये ऐसा सिस्टम हो चुका है कि उनका कमांड कंट्रोल हो गया है। तो अराक्ची साहब आना चाहेंगे, पर अब मेरे को लग रहा है कि इस पे एक डिस्कशन हो सकती है। एम्बेसडर साहब मेरा सर पॉइंट, हाँ, कि भविष्य में इंडिया का और ईरान का होल्ड आपस में कैसा रहा। दोस्तों, आपने सुना गोदी मीडिया की चीखें, किस तरह से इनकी चीखें निकलती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजॉय करते हैं, मेरे साथ आप भी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।